हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यांग यांग इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है जो एक ऑर्फनेज पे गई हुई होती है। उसी समय पर वहाँ पर एक बच्चे को कुछ लोग बुली कर रहे थे, अपने एज के लोग। और वहाँ पर चली जाती है यांग यांग और यहाँ पर बुली हो रहा होता है सैनी जो इस ड्रामे का मेन लीड होने वाला है बाद में। उसके बाद वहाँ पर जाके सबको बोलती है इसको कुछ मत करो, अगर इसको कुछ किया तो मैं सबको एक-एक को देख लूँगी। और तभी वो लोग वहाँ से चली जाती है। सैनी उठता है और उसके बाद शेन बोलता है, "क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी?" वो बोलती है, "हाँ।" और उसके बाद वो उससे बोलता है कि, "तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो?" वो बोलती है, "मेरी मॉम के साथ।" उसके बाद वो बोलता है, "मेरा तो कोई भी नहीं है। क्या तुम और मैं दोस्त बन सकते, तो क्या तुम और मैं एक साथ रह सकते हैं?" तभी यांग यांग जाती है अपनी मॉम के पास। मॉम से पूछती है कि क्या हम इसको एडॉप्ट कर सकते हैं मम्मा? मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा और मेरा बड़ा भाई बनेगा। ये सुनने के बाद मॉम मना नहीं कर पाती क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तब तो काफ़ी बढ़िया थी। और तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो एडॉप्शन प्रोसेस वो सब कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और यांग यांग की मॉम की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, जिस बात की वजह से मना किया जाता है। तो यांग यांग सैनी को सॉरी बोलती है। सैनी बोलता है, "कोई बात नहीं, अगर तुम और मैं बाद में मिलेंगे ना तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे।" और ये बोलकर स्माइल करके उससे बाय बोलता है। और हम देखते हैं अब इस बात को ऑलरेडी 8 साल हो चुका था। यांग यांग अभी काफ़ी प्रिटी ब्यूटीफुल गर्ल बन चुकी थी और ये सब लोग उस पे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते थे। यांग यांग दरवाज़ा नॉक-नॉक दिखती है, उसके बाद वो नीचे आती है, दरवाज़ा खोलती है एंड यस ट्रस्ट मी गाइस ब्रेक टेकिंग मोमेंट जहाँ पर शैनी जो काफ़ी बड़ा हो चुका था वो उसे देख रहा होता है। यांग यांग उसे देखती है, कुछ अपना सा लगता है उसे। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम मिल चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। यांग यांग के पापा बोलते हैं, "बेटा ये तुम्हारा भाई है।" और वो शौक में। और तभी पता चलता है यांग यांग के पापा और शैनी की मॉम ने शादी की हुई थी। और तभी यांग यांग हंसती और बोलती है, "आप लोगों से मिलके अच्छा लगा।" वो काफ़ी अच्छी थी, पॉजिटिव माइंडेड वाली लड़की थी और हंस से करने वाली होती है। शेन बहुत खुश था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो समझ नहीं पाती लेकिन ख्याल जो ले लेती है बात को। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है यांग यांग बोलते हैं, "आपका बेटा तो बिल्कुल मेरी एज का है।" और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शेन को एक मॉम की ज़रूरत थी। वो क्लब पे ढेर सारी लड़कियों को लाइन पे लगवाता है और उस टाइम पे उनमें से एक को चूज़ करता है। पहले उनको लगा था कि उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए चूज़ किया होगा। इसी बात की वज़ह से वो उसके पास ड्रिंक करने के लिए बैठने वाली थी जो अभी उसकी मॉम है। लेकिन बाद में शेन बोलता है एक बंदा है गू याओ जो यांग यांग का पापा था उसको अप्रोच करो बिकॉज़ अभी वो सिंगल है, उसकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी है और 3 महीने के अंदर मुझे रिज़ल्ट चाहिए, उसके साथ तुम्हें शादी करनी है और इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूँगा। और वो मान जाती है। हालाँकि इसकी एज बिल्कुल सेन के आस-पास का ही था और अभी प्रेज़ेंट में जहाँ पर डैड बोलते हैं अब तो हम फैमिली है तो हमें मिल-जुल कर रहना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये लोग सब साथ में बैठने के लिए आते हैं। डैड बोलते हैं अभी सेन को बाहर जाके वहाँ पर कॉलेज में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले ये लोग जहाँ पर रहा करते थे। इसीलिए वो अपनी बेटी को मतलब यांग यांग को बोलते हैं कि तुम अपने कॉलेज पर ही बात कर लो और तुम दोनों साथ में रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट भी कर पाओगे। वो बोलते ठीक है। और उस टाइम पे शेन था, उसको मॉम बोलती है ये दोनों तो बिल्कुल एक एज जैसे है तो एक काम करते हैं इन लोगों को एक ही घर में रहने के लिए बोलते हैं ताकि अच्छी बॉन्डिंग भी होगी। ये आइडिया डैड को बुरा नहीं लगता ऐसे भी, अब उनके हिसाब से तो भाई-बहन है। और उसके बाद जो शिन था वो बोलता है मैं तो रह लूँगा लेकिन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? एक ही घर में रहेंगे तो? तभी वो कुछ बोल नहीं पाती, बस स्माइल करते हैं, बोलते हैं इट्स ओके डैड जो बोलेंगे वो कर लेंगे हम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी समय पर उसका चॉपस्टिक गिरता है नीचे और चॉपस्टिक लेने के लिए नीचे झुकता है और उसके बाद वो यांग यांग को देखता है और वो बोलता है तुम सिर्फ मेरी हो। है थोड़ा अलग अवतार था उसका। और उसके बाद वो यांग यांग के पास जाता है एंड उसके क्लोज जानने लगता है और वो यही बोले जा रहा होता है कि अगर तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और उसके बाद जो यांग यांग थी अपनी आँखें खोलती है, उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वो बोलता है तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। और सीन कहीं पर काटा जाता है।
और हमें दिखाया जाता है यांग यांग अचानक से आंखें खोलती है। बाद में पता चला ये तो सपना था यांग यांग का। यांग यांग को ऐसा फील होता है कि शायद 24 साल की हो गई है, लेकिन आज तक वो किसी के इतने करीब गई नहीं थी, इसलिए ऐसे-वैसे ख़्याल आ रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा पट-पट करके बोलती है, थोड़ा कंट्रोल कर, इतना ज़्यादा इमोशनल फुल भी बनना नहीं चाहिए। और नहा के बाहर आती है, तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग यांग थी वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी इस ड्रेस में, और वो शेन से टकराती है। तभी उसे देखकर वो बोलती है तुम यहाँ पर, तभी वो बोलता है एक्चुअली मैं तो अभी शावर लेके बाहर आया था, लेकिन तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो, क्या हुआ? उसके आईज डार्क डार्क थी, और तभी वो उसे देखती है, उसे कुछ जाना-पहचाना सा एहसास लगता है। वही रात वाला फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, लेकिन फेस वो क्लियरली देख नहीं पाई थी। उसके कान में वो स्नेक वाला इयररिंग, एंड प्लस चेस्ट के साइड पर बटरफ्लाई वाला टैटू, वो सब कुछ उसे याद आ रहा होता है। वो सोचती है मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ, अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हालाँकि ब्लड रिलेशन नहीं था इन दोनों का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग यांग जो होती है वो उससे बोलती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मदद पूछ लेना, और तभी वो बोलता है ठीक है, तुम मेरा इतना ख्याल रख ले, मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। और तभी वो उठने वाली थी और वो जूस उसके शर्ट पे गिरा देती है, वो सॉरी सॉरी बोल के पोंछने लगती है, और तभी चेन उसका हाथ पकड़ता है और उस टाइम पे वो बोलता है मैं कर लूँगा, डोंट वरी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे वो जैसे उसके चेस्ट को टच किए थे टिश्यू पेपर के साथ, वो बटरफ्लाई वाला टैटू आ जाता है वहाँ पर। वो थोड़ा डरती है, वो बोलती है तुम, तभी हमें दिखाया जाता है वो दिखती नहीं, मतलब उसे लगा ये हैलुसिनेशन है या फिर रियलिटी है, हालाँकि वो टैटू आके गायब हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है, ओएनजी इस ड्रामे का दूसरा मेन लीड और यांग यांग का ही बॉयफ्रेंड था। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी और मर्द को देखने के बाद वो सीधा शेन को एक मुक्का मारता है और वो बोलता है कौन हो तुम? यांग यांग के साथ क्या कर रहे हो? तभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही जो वंचिता ज़्यादा रिएक्ट कर चुका था, शेन उसके कान में बोलता है, "अभी के लिए मैं जो हूँ, वो हूँ, लेकिन इतना याद रखो, इस घर में इन्वेडर तुम हो। तुम जाओ इसके लाइफ से, मैं तो उसको अपना बनाने के लिए आया हूँ।" कान में बोलता है, और तभी उसे गुस्सा आया तो उसे तमाचा लगा देता है। यांग यांग तो गुस्से में आती है, वो सुन ही नहीं पाती इन दोनों ने क्या बात की। वो वंजी को रोकती है और बोलती है, ये मेरी मॉम का बेटा है, मेरे डैड ने अभी दोबारा शादी की हुई है, तो प्लीज़ जेलस होना बंद करोगे? और तभी हमें पता चलता है इन दोनों का 3 साल का रिश्ता था, लेकिन इन दोनों ने ट्रस्ट के अलावा बाकी सब कुछ किया हुआ था, मतलब एक-दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था शायद, और वो परेशान हो चुकी थी ओएनजी के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वज़ह से। और तभी वो बोलता है कि मुझे चोट लगी है, एक काम करता हूँ, मैं ना मलहम पट्टी करने के लिए चला जाता हूँ। तभी वो अपने भाई को शेन को रोकती है और उस टाइम पे वंशी जो है वो बोलता है आई एम सॉरी बेबी, गलती से वो मैं ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ ना, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तभी इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ तो करता है, शायद इसको मैजिक आता था, और वो वहाँ पर एक ग्लास था काँच का, वो गिरा देता है मैजिक से, और दोनों का मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। और तभी जो वंशी था उसके कपड़े भीग गए पानी गिरने की वजह से, वो बोलता है कि मुझे ये साफ करना है। तभी जो यांग यांग है वो बोलती है चलो गेस्ट रूम के वॉशरूम में जाओ, वो बोलता है तुम्हारे वॉशरूम में क्यों नहीं जा सकता, हम दोनों के रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया, तुम अपने कमरे में घुसने नहीं दे रहे मुझे। वो हंसती है और बोलती है चलो चलो नौटंकी मत करो, जाओ अंदर। उसके बाद उसे वॉशरूम के अंदर भेज देते हैं। एलन में से सो रहा होता है, वो वहाँ पर एक फ्लूट था वो बजाने लगता है, कुछ मैजिकली एक बहुत बड़ा स्नेक आता है वहाँ पर, और हमें दिखाया जाता है यांग यांग उस साउंड को सुनकर वहाँ पर जा रही होती है। शेन बोलता है उस स्नेक को जाओ और उसे भगाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग यांग जब तक वहाँ पहुँचती है, वो था नहीं, मतलब नथिंग, बस वो शेन को देखती है, शेन को बोलती है कुछ था क्या, मुझे कुछ आवाज़ आया, वो बोलता है नहीं। और तभी यांग यांग बोलती है वो इनने जो हरकतें की उसके लिए सॉरी, वो ऐसा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान सुनने के बाद शेन को गुस्सा आता है, वो बोलता है क्या अच्छा इंसान है, कितने टाइम से जानती हो उसको, क्या जानती हो उसके बारे में, कभी देखा है वो तुम्हारे लिए लॉयल है या नहीं, या फिर तुमने ये देखा है वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। बोलते बोलते वो तो उसे वॉल की तरफ लेके जाता है। तभी यांग यांग बोलती है शेन रिलैक्स, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं 3 साल से जानती हूँ उसको और मुझे भरोसा है उस पर। तभी वो बोलता है इस दुनिया में बहुत सारे लड़के जो तुम्हें अच्छे से खुश रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा रिच हैंडसम और लॉयल बंदा तुम्हें मिल, साथ डेट करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यंग थी वो सोचती है मैं
ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है या फिर कुछ अलग है इसकी आँखों में? वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से इस तरह से क्यों रिएक्ट कर वहाँ पर वो हँसता है, अरे बोलता है, "अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, तुम भी ना तुम मेरा मज़ाक नहीं समझ सकती, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी इसमें तो मुझे कुछ नहीं बोलना लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें बेटर पर्सन मिले।" तभी वो बोलती है, "ऐसे मज़ाक मत किया करो क्योंकि वो मेरे कमरे में ये सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा।" उन्हें वो मिरर में होता है मतलब मिरर को देखते हुए बोल रहा होता है कि पता नहीं कौन है आके मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की ट्राई कर रहा है, इसको तो मैं मज़ा चखाता हूँ। और तभी एक बहुत बड़ा सांप वही सांप जो अभी शेन बोला था कि उसके पास जाओ उसे भगाओ, वही उसके बहुत करीब आता है। वो तो डर के मारे वहीं पर चिल्लाने लग जाता है साफ-साफ बोलकर। और तभी यांग यांग और वो जो शेन है दोनों चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों बात किए जा रहे होते हैं तभी वो इनका साफ-साफ बोलने का साउंड वो दोनों सुनते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी परेशान होती है तभी शेन उनसे बोलता है मुझे लगता है वो ना जेलस है इस बात की वजह से ऐसा कर रहा है इस घर में सांप थोड़ी होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं फिर भी मुझे देखना तो पड़ेगा और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग यांग दरवाज़ा खोलने की ट्राई करती है यस दरवाज़ा तो खुलने वाला नहीं था और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग यांग है उसको सेन बोलता है मुझे देखने दो और तभी उस दरवाजे को एक लात मारता है और वहीन के साथ साथ में वो दरवाज़ा भी टूट जाता है मतलब वहीन तो ज़मीन में गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलने लगता है वो इनके यहाँ पर साँप है, बहुत बड़ा साँप है, पाइथन वाले साइज़ का साँप है। वो इधर-उधर देखती है, बोलती है शायद गलतफ़हमी है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? वो बोलती है नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, आई ट्रस्ट यू लेकिन देखो ना यहाँ पर नहीं है ना। तभी जो शेर है वहाँ पर रबड़ का साँप लेके बोलता है मुझे लगता है इसने ना इसको देखा होगा इसलिए इसे लग रहा है। तभी वो बोलता है नहीं मैंने देखा है और तभी जो यांग यांग है वो बोलती है डोंट वरी तुम टेंशन मत लो और शाम को हम लोग डिनर डेट पे तो जा रहे हैं ना। दरअसल इन दोनों को साथ में आया आज 3 साल हुआ था और वो आज उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते ताकि शाम का प्रिपरेशन कर सके। अब हम देखते हैं रात वाला सीन जहाँ पर शाम वाला सीन जहाँ पर फिर से यांग यांग सो रही होती है, वहाँ पर शेन आता है, अभी इसका सपना ही था, कन्फर्म बात है, वो उसके बहुत क्लोज़ जाता है। उसकी आँखें अचानक खुलती है, वो उससे बोलती है कि कौन हो तुम? वो बोलता है तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड और तभी वो उसके कान में वो साँप वाला इयररिंग दिखती है, वही टैटू दिखती है। बस इसके लिए दिक्कत ये थी कि सपना होने की वज़ह से उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही होती है और तभी वो उससे बोलते हैं, नहीं तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड नहीं हो, क्योंकि मेरा फ्यूचर हस्बैंड तो वो ही नहीं। वो उससे बोलता है मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, जाओ और उसके साथ ब्रेकअप करो। अगर तुमने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा वक़्त तक ज़िंदा ना रह पाए। ऐसा वो बोलता है और अपना काम कंटिन्यू करता है और जो यांग यांग है वो हिप्नोटाइज़ होने की वज़ह से या कुछ तो था, बिल्कुल भी उसको वो अपने आप से दूर नहीं भगा पाती और ये चीज़ चलता रहता है। अचानक से साइड पर एक साँप आता है, वही साँप जो अभी कुछ देर पहले वो इनको डराया धमकाया था और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाती है और उसके बाद वो अपनी आँखें खोलती है। तब हमको पता चलता है एक और जो यांग यांग है उसने सपना देखा हुआ था। अब इसको बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगा। बाद वो उड़ती है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है शिन भाग के वहाँ पर आता है। शिन को देखकर उससे ना वो सपना वाला जाना-पहचाना सा एहसास लग रहा था। वो सोच रही होती है ये मेरा भाई है और मैं अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? और तभी वो बोलता है क्या हुआ? ज़ोर से क्यों चिल्लाई? और तभी वो बोलते हैं नहीं-नहीं कुछ नहीं, वो जाने वाली होती है, वो गिरने वाली थी, उससे गोदी में उठाता है। मतलब वो होता है ना फ़िल्मी मोमेंट बनता है दोनों में और तभी उसके बहुत क्लोज़ जाती है और स्मेल करने लगती है। उसे ये जानना था कि ये सिमिलर क्यों है? मतलब सपने में जिसको वो इमेजिन कर रही थी, वो इसका अपीयरेंस सिमिलर लग रहा है। तभी वो उससे बोलता है, "क्या हुआ? तुम्हें वो सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा है?" तभी वो उसे बोलते हैं, "नहीं, ऐसी बात नहीं है।" उसके बाद वो बोलता है कि अगर ऐसी बात नहीं तो क्या कर रही हो एक गर्ल हो के एक मैन के साथ? तभी वो बोलती है देखो सबसे पहली बात तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, 3 साल तक हम दोनों साथ में हैं और जैसा भी है, जो भी है बट वो मुझसे बहुत प्यार करता है और दूसरी बात प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट किया करो, उसके बारे में कुछ भी उल्टी-सीधी बातें तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसा वो बोलती है और उस टाइम पे वहाँ से वो चली जाती है और तभी शेन स्माइल करके बोलता है कि उसकी कोई टेंशन नहीं क्योंकि तुम सिर्फ़ मेरी और मेरी ही बनती रहोगी। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सारा सिचुएशन बताती है कि कोई तो मैन है जो नाइट को
मेरे सपने में हमेशा मेरे साथ सोता रहता है और वो मुझे वो इनसे ब्रेकअप करने के लिए भी बोलता है, उसकी दोस्त उससे बोलती है, "कुछ नहीं हार्मोनल डिसबैलेंस है, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे भी तुम दोनों को एक साथ आए हुए 3 साल हो चुका है और एक काम करो, आज तुम दोनों 3rd एनिवर्सरी मनाने वाले हो, उस टाइम पे एक अच्छा खासा मौका ग्रैब कर लो, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का।" उसे भी आइडिया बुरा नहीं लगता। घर पे जाती है, जहाँ पर वो रेड ड्रेस में लग तो प्रिटी रही थी, तभी वहाँ पर शिन आता है। शिन को देख के बोलती है, "आज तुम्हारे क्लासेस नहीं थे क्या?" वो बोलता है, "मेरा क्लास डे पर है, आज नाइट को नहीं है।" तभी वो उससे बोलता है कि, "कोई स्पेशल ओकेज़न है जो इतनी प्रिटी बन के जा रही हो?" वो बोलते हैं, "हाँ, इनमें से कौन-सा ज़्यादा बेटर है मुझे बताना।" वो एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक तो रेड पहनी हुई थी। वो बोलता है, "तुम पर व्हाइट वाला ज़्यादा प्रिटी लगेगा।" वो बोलते हैं, "ठीक है।" उसके बाद वो पहन भी लेती है, इतनी प्रिटी लग रही थी यांग यांग, ऐसे शेन का जो भी उसका चॉइस है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा बैठ रहा था। उसके बाद वो उससे बोलता है, "इतनी प्रिटी बन के जा कहाँ रही हो?" वो बोलती है, "एक्चुअली मेरे और ओवेन को साथ में आए हुए 3 साल हुआ है तो उसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए।" वो बोलता है, "मतलब तुम इतनी प्रिटी बनकर उसके लिए जा रहे हो?" वो बोलते हैं, "हाँ, और हाँ, आज मैं आने वाली नहीं हूँ तो प्लीज़ अब मेरा वेट मत करना" बोल के चली जाती है। शेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बोलता है कि, "मैं ऐसा कभी तो होने नहीं दूँगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ़ मेरे अलावा कोई और टच नहीं कर सकता।" ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसके दोस्त के सजेशन के हिसाब से उसे आज करना तो था काम, लेकिन अब किस तरह से बोले कि वो इनको वो बोलता है, "तुमने आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया।" वो बोलती है, "हम दोनों को साथ हुआ आए हुए कितना टाइम हुआ?" वो बोलता है, "6 साल और 3 साल तो मुझे तुम्हें परस्यू करने में लगा।" ये सुनने के बाद वो बोलती है, "आज हमें साथ में आए हुए 3 साल हुआ है, तो मैं क्या सोच रही थी कि आज रात को हम दोनों साथ में।" और ये सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो बोलता है, "फाइनली तुमने मुझे दिल से अपना लिया।" और ऐसे हग करता है और वो बोलता है, "चलो होटल रूम में।" उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग होटल रूम में जाते हैं और वो उसे शावर लेने के लिए बोलता है। वो खुद बोलता है कि, "मैं शावर लेता, तुम आराम करो।" उसके बाद वो शावर लेने चला जाता है, तभी शेन जो होता है वो फिर से वही लुक में आता है, उसके बहुत क्लोज़। उसे धक्का देके बोलते हैं, "कौन हो तुम?" तभी वो बोलता है, "मैंने तुमसे बोला था कि तुम वहीं से ब्रेकअप करो, लेकिन यहाँ पर उसके साथ होटल बुक करके रूम में आओ तो मैंने नहीं बोला था।" वो बोलती है, "तुम होते कौन हो? मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा होने वाला हस्बैंड और तुम बस एक सपना हो और जो मैं अगर शिन के साथ अगर मैं वो इनके साथ शादी करके अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाऊँगी तो ख़त्म हो जाएगा।" वो बोलता है, "तुम्हें लगता है इतना ईज़ी है? बिल्कुल भी नहीं, जो मैं डिसाइड करूँगा वही होगा।" उसके बाद वो उसके बहुत करीब भी जाता है और हमें दिखाया जाता है, अचानक से उसकी आँखें खुलती है। फिर से ये एक उसका सपना था एंड एज़ वी नो कि ये इसका सिर्फ़ सपना इधर-उधर देख रही होती है, तभी वहाँ पर वही आता है और उसके बाद वो उससे बोलता है, "मे आई?" और वो हाँ बोलती है। उसके 2 कदम ही करीब जा ही रहा होता है, तभी ज़ोर से वहाँ पर वो बिल्डिंग हिलने लगता है और तभी ये दोनों शॉक में तभी दरवाज़ा खुलता है और शेन अपने असली रूप में आता है और साथ में स्नेक भी था और उसको देखकर वो शॉक में उसे सारे फ्लैशबैक आते हैं और वो बोलती है, "मतलब तुम थे जो इतने टाइम से मेरे साथ?" वो बोलता है, "हाँ, मैंने तुमसे बोला था ना उसको छोड़ दो लेकिन तुम नहीं सुनती तो गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है, तुम मुझे परेशान कर रही हो।" और तभी वही बोलता है और उस दिन वो साँप वाला भी यही था, यही साँप था, यही साँप था। और तभी वो उससे बोलता है, "मैंने तुझसे बोला था, मेरी उम्र से दूर रह लेकिन तूने नहीं सुना।" उसके बाद वो साँप उसे शायद बेहोश कर देता है और उस टाइम पे बेचारी यांग यांग भी बेहोश हो जाती है डर के मारे और कुछ तो करता है शेन जिस बात की वजह से और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ पर उसके बाद दिखाया जाता है शेन उसके साइड पर ही था, वेट कर रहा था उसका उठने का लेकिन तभी वहाँ पर उसका बंदा आके उससे यहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि बहुत इमरजेंसी बात हो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे यंग आँखें खोलती है यंग यंग तो उस टाइम पे उसकी दोस्त वहाँ पर होती है। वो सबसे पहले तो वो इनके बारे में पूछती है, वो बोलते हैं वो तो ठीक है, तुम 3 दिन से यहाँ पर बेहोश पड़ी हो। वो बोलती है 3 दिन और तभी वो बोलती है हुआ क्या था वहाँ पर? उसे कुछ धुंधला-धुंधला याद था मतलब कंप्लीटली याद नहीं था, शायद मेमोरी को उसने इरेज़ किया हुआ था। और तभी वो बोलती है मुझे सच बताना तुम कुछ छुपा रही हो? वो बोलती है क्या? तभी उसकी दोस्त बोलती है सच में तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है ना? मतलब तुम दोनों कभी भी फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं हुए ना? हुए ना तुम? वो बोलती है नहीं। वो बोलती है अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट हो कैसे हो सकता है? वो बोलती है क्या? मुझे लगता है कोई गलतफ़हमी हुई है तुम्हें। वो बोलते हैं नहीं तुम्हारा रिपोर्ट आया है तुम प्रेग्नेंट हो। मतलब तुम किसी के साथ तो
वो शॉक में आती है और तभी वो बोलती है मतलब क्या उस सपने में जो भी था वही? वो बोलती है ऐसा नहीं होता यांग यांग, मुझे लगता है कुछ हुआ है जो तुम मिस कर रही हो या फिर कोई ऐसी बात है जो तुम याद कर नहीं पा रही हो। तभी वो लोग कुछ सोचते हैं उससे पहले वहाँ पर वोइन आता है और वोइन के आने की वजह से इन दोनों को रुकना पड़ता है और रिपोर्ट को छुपा देती है। ये बात दिखाया जाता है वहाँ पर वोइन आता है, वोइन उसके बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो, ठीक हो कि नहीं? वो बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तभी वहाँ पर जो वोइन है उसकी मॉम आती है, उससे चुड़ैल बोलने लगती है, उसे डाँटने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हाल हुई, उसकी जान जाते-जाते बची है। बहुत ज़्यादा बददुआएँ देने लगती है, बोलने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को फँसा के रखा हुआ है। वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है आंटी, मेरी भी जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आंटी को तो अपने बेटे के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वोइन है वोइन के हाथों में यांग यांग का प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगता है। वो तो शॉक में वो बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो बट कैसे? वो बोलती है मेरी बात सुनो। वो बोलता है 3 साल हो गया हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए लेकिन मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? वो बोले होते कि मुझे नहीं पता, कोई गलतफ़हमी हो सकती है। मॉम तो बहुत गंदी-गंदी चीज़ें बोलने लगती है, बुरी-बुरी चीज़ें। उसके बाद में रिगार्डिंग हर कैरेक्टर अब बेचारी यागिन क्या करती और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉम है उसे तमाचा भी लगाती है। वो बोलता है तुम इस बच्चे को गिरा दो, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और मुझे बताओ किसका बच्चा है? वो बोलती मुझे नहीं पता, कुछ गलतफ़हमी होगी लेकिन सुने तो ना। और आंटी जी जितनी बुली कर रही होती है, यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है आप मुझसे उम्र में बड़ी है लेकिन आप इस तरह से मुझे ह्यूमिलेट मत कीजिए क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं बोलने लगूँगी तो शायद आपको बुरा लग सकता है। तभी आंटी जी उसे तमाचा लगाने वाली होती है। वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं, आंटी जी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जो शेन है, शेन भी आ पहुँचता है। शेन यांग को उठाता है और तभी वो बोल रही होती है कि किसका बच्चा है बताओ? तभी वो बोलता है क्या ये प्रेग्नेंट है? और मन ही मन में बोलता है क्या ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? तभी यांग यांग बोलती है मुझे दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना है। आई डोंट थिंक आई एम प्रेग्नेंट क्योंकि उसे पता था कि वो किसी के साथ आज तक इंटीमेट तो हुई नहीं थी। जिस बात की वज़ह से वहाँ पर ब्लड चेक के लिए दोबारा माना जाता है लेकिन इस बार ब्लड टेस्ट पर नेगेटिव आता है रिज़ल्ट। अरे अब खाना कुछ गड़बड़ हो गया था इस बात की वज़ह से। और तभी वोइन जो है वो उसे सॉरी बोलता है। यांग यांग जो होती है वो बोलती है कि आज तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना खरी-खोटी सुनाया और तुम मेरा स्टैंड लेने की जगह पे तुम ये बोले थे कि किसका बच्चा है बताओ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, ऐसा बोल के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट वाले हालत में लग रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है अब हमको जहाँ फिन जो है वो अपनी दुश्मन को मतलब वो इनकी मॉम को ब्लाइंडफोल्ड करके उसके पास लेके आता है। पहले तो उसके लोग उसे 2-4 तमाचा लगा ही देते हैं। वो ये बोल रहे होते हैं कि मेरा हस्बैंड कौन है तुम लोगों को पता नहीं, कौन हो जो तुम लोग मेरे से पंगा ले रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो शन है वो उसका मार्क्स सुधारता है और बोलता है तुम तो यांग यांग के भाई हो ना और तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तभी वो बोलता है सबसे पहली बात तो वो मेरी सिस्टर नहीं, दूसरी बात आज इसी हाथ से तुमने उसे टच किया था ना, उससे बुली किया था, उसके बाद उसके हाथ को कुचल देता है और वो बोलता है मैं उन लोगों को कभी जाने नहीं देता जो मेरे लोगों को हर्ट करे। उसके बाद वो रोने लग जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक चांस देने के लिए लेके आया हूँ, छोड़ दो। जाओ और अपने बेटे को कुछ भी करो उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करो, किसी और लड़की के पास पटवाओ लेकिन याओ याओ को यांग यांग को छोड़ दे वो बोलने लगती है कि तुम होते कौन हो? वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अपने बिज़नेस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वो अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद उसका हस्बैंड वो इनका पापा बोल रहा होता है कि तुमने मिस्टर सैनी को परेशान करने की ट्राई किया, उनको दिक्कत देने की ट्राई की, वो हमारी पूरी कंपनी को बर्बाद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी कभी माफ़ी माँगो और घर पे आओ, तुम्हें तो मैं घर पे दिखता हूँ। वो तो शॉक में ओह! शन बोलता है आई थिंक तुम अपने हस्बैंड का साउंड पहचान नहीं पा रहे हो या फिर तुम्हारे इतने अफेयर्स है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कौन-सा वाला कॉल किया है। ख़ैर छोड़ो मैं याद दिलाने के लिए हूँ ना तभी वहाँ पर जो शेन है उसको देखकर वो डर जाती है, उसे आइडिया लगता है इसका कितना पावर है। उसके बाद वो सॉरी बोलने लगती है तभी शेन बोलता है जाओ अपने बेटे के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाओ और दूसरी बात कभी भी यांग यांग को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि दोबारा मैं नहीं सोचूँगा तुम दोनों को इस रास्ते से हटाने से पहले और मेरे रास्ते से हटाना मतलब खत्म। और तभी वो बोलती है कि मैं सब कुछ करूँगी और उन दोनों का ब्रेकअप ज़रूर करवाऊँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सेन का बंदा था वो बोलता है बॉस इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है? हम उसका ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? तभी वो बोलता है अगर उसको डायरेक्ट ख़त्म करेंगे उस टाइम पे यांग यांग के मन में उसके लिए जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा। अगर हम उसको किसी और के साथ एंगेज करके उसकी असलियत दिखवाएँगे उस टाइम पे यांग यांग उससे नफ़रत करने लगेगी और मुझे यांग यांग पूरी तरह से
वो इनकी माँ वो इनके पास जाती है और वो यांग यांग से ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। ये कहती है कि वो एक मनुष्य लड़की है, उसके फैमिली के लिए अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये भी बोलने लगती है कि उसको बेटर लड़की डिज़र्व करती है और मैंने बहुत सारे ब्लाइंड डेट्स तुम्हारे लिए अरेंज किया हुआ है, लेकिन वो इनको मना कर देता है। ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी है और उसने मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है और इस बात की वजह से मॉम परेशान होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वेन यांग से मिलने के लिए जाता है। 1 हफ्ता हो चुका था और ऐसे भी यांग तो उससे गुस्सा थी यांग यांग और उससे पूछती है कि तुम 1 हफ्ते से यहाँ पर थे नहीं, कहाँ पर थे, किसके साथ? बोलता है मेरी मॉम को किसी ने पीटा हुआ था, जिस बात की वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब थी, मैं उनका ख़्याल रख रहा था, वरना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगल में थोड़ी रह सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होती है और वो उससे बोलता है कि मेरी मॉम ने जो किया वो बहुत गलत था और मैं सब कुछ सही कर दूँगा। बेचारी यांग यांग इमोशनल थी और बहुत स्वीट भी थी, वो उसे माफ़ कर देती है, वो उसे हग करता है और शेरनी जो होता है वो दूर से देख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इनकी मॉम को कॉल करता है और वो बोलता है मुझे लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली लिया नहीं, अब भूल जाओ आपका बेटा ज़िंदा रहेगा या नहीं मुझे पता नहीं। तभी वो रोने लगती है, बोलने लगती है कि मैं उसे समझाऊँगी, प्लीज़ कुछ मत करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो शेन जो होता है उसके कॉल करने के बाद वो इनकी मॉम अपने बेटे को कॉल करती है, जो अभी यांग यांग के साथ ही होता है और वो बोलने लगती है कि तुम तो एक अच्छे बेटे होने के लायक भी नहीं हो, तुम वहाँ पर उसके साथ क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द ब्लड टेस्ट में जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, तुम अपनी माँ को माँ कह नहीं पाओगे। वेन परेशान होता है और उसके बाद वो यांग यांग को बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और उसके बाद वहाँ से वो भाग जाता है। उसके बाद यांग यांग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे डाँटने लगती है कि उसको वेन की मॉम को माफ़ कर देना नहीं चाहिए, वेन को माफ़ करना नहीं चाहिए। वो बोलती है हम तो रिश्तेदार हैं और ऐसे रिश्ते में वो होता रहता है। मैंने उसकी मॉम को ये सोच के माफ़ किया कि वो मुझसे बड़ी है और माफ़ करने वाला बड़ा होता है और मैं आंटी जी को परेशान करना नहीं चाहती। ऐसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसा वो बोलती है। तब हमें दिखाया जाता है यांग बोलती है पर मुझे क्या लगता है ना उससे बड़ा प्रॉब्लम हमें कुछ और है। मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा मेरे साथ मेरे सपने में कुछ करता है और मेरे हाथ में देखो ये टैटू स्नेक वाला टैटू उस दिन वो इनको भी रूम में स्नेक दिखा था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंट हो गया? ये सुनने के बाद वो बोलती है हाँ, लगता तो है लेकिन तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? तभी वो बोलती है हाँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कोई है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है और कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त बोलती है, मैंने सुना हुआ है यहाँ पर एक ट्राइब है, मियान ग्रुप और वो लोग ऐसे ही एक्सोर्सिज्म बहुत अच्छे से जानती है और उनके कंट्रोल में बहुत सारे स्नेक्स हैं और वो किसी को हिप्नोसिस कर सकते हैं आराम से और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद यांग थोड़ी-सी घबराती है क्योंकि उसके साथ भी तो यही थोड़ा अजीब चीज़ ही हो रहा होता है ना। फिर उसकी दोस्त बोलती है, "नहीं, तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम एक सपना देख रहे हो।" अपनी दोस्त को ज़्यादा ना डराने के लिए वो बातों को टाल देती है। हिंद नाम देखते हैं तभी उसकी दोस्त देखती है जो शेरनी है वो अपने लोगों के साथ जा रहा होता है। वो बोलती है रुको मैं अभी आई और उसके बाद वो शेरनी जो है वो ढेर सारे शॉपिंग करवा रहा होता है ये यांग यांग के लिए। तभी वहाँ पर जाती है बोलती है तभी वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता तभी वो बोलती है तुम झूठ मत बोलो तुम मुझे जानते नहीं हो याद है। तब पता चलता है ये दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। पहले ही जो उसकी दोस्त थी यांग यांग की दोस्त उसको बड़ी फैमिली ने अडॉप्ट किया था और इसने ये सुना हुआ था कि वो बोलती है तुम्हारा कहीं ये सब कुछ में हाथ तो नहीं है ना? वो बोलता है तुम्हारा मतलब? तभी वो बोलती है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें यांग यांग पसंद है और तुम उसके घर में हो अभी। मैंने सुना हुआ है कि तुमने उसके डैड से अपना रिश्ता जोड़ लिया था। तुम्हारी मॉम ने उसके साथ शादी की हुई है उसके डैड के साथ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो अनाथ थे, तो तुम्हारी मॉम तो हो ही नहीं सकती। मतलब तुम जानबूझ के सब कुछ कर रहे हो, उसका भाई होने का ड्रामा करके उसका भरोसा जीत रहे हो। वो बोलता है इसमें गलत क्या है? वो बोलती है वो तुम पे ट्रस्ट करती है, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। वो बोलता है ओ तो मेरी पुरानी दोस्त ने सच को डिस्कवर कर लिया। तो अब सुन लो, हाँ मैं ही हूँ जो उसके सपनों में सब कुछ कर रहा हूँ। वो बोलती है क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये जन्म हो या कोई और जन्म हो, यांग यांग सिर्फ मेरी है, किसी और की कभी भी नहीं, ना ही मैं होने दूँगी।
होने दूँगा। वो बोलती है वो तुम पे इतना भरोसा करती है, तुम ये सब कुछ कर रहे हो उसके साथ। वो बोलता है प्यार में सब कुछ जायज़ है और मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं कर रहा हूँ, इतना जान लो। वो बोलते मैं जाके उसे सब कुछ बताने वाली हूँ। तभी वो कुछ ब्लिंक करता है और उसके बाद कुछ मैजिक सा होता है और उसके बाद वो एक कार्ड देता है और वो बोलता है अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। वो बस सर हिलाती है, शायद इसके ऊपर भी हिप्नोसिज्म उसने किया हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर यांग यांग और उसकी दोस्त क्लब पे होती है डिनर डेट के लिए। यहाँ पर ओइन यांग यांग और उसके साथ डेट के लिए नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ मिलने के लिए आया हुआ था और यांग यांग की दोस्त जो है उसको शेन ने इसी को एक्सपोज करने के लिए मदद करने के लिए भेजा हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है जो यांग यांग जो होती है उसकी दोस्त बोलती है ये नीचे कौन है, ऐसा लग रहा है कि वो तो वही नहीं। उसके बाद ये लोग आराम से देखते सच में वो था जो एक लड़की के साथ बड़ा मस्ती कर रहा होता है। अब बेचारी यांग यांग क्या करती पहले तो उसे कॉल लगा के पूछती है कहाँ हो। वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग में हूँ। वो बोलती है तुम्हारा बिजनेस मीटिंग इतना बड़ा है कि तुम किसी लड़के को गले लगा के क्लब पे डांस कर रही हो। वो समझ जाता है कि वो पकड़ में आ गया है। उसके बाद उसके पीछे पीछे जाता है और उसके बाद उसे एक्सप्लेन देने की ट्राई करता है। तब यांग यांग बोलती है मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम मेरे पीछे पीछे मुझे चीट कर रहे थे। वो उसे बोलने लगता है कि देखो मैं चीट नहीं कर रहा था, मैं सच्ची में यहाँ पर कुछ और काम करने से आया था, वो तो मेरी पुरानी दोस्त थी। तभी वो लड़की आती है और जो वही है उसको एक फ़ाइल देती है और बोलती है एक्चुअली यहाँ पर मैं एक बिज़नेस मीटिंग के लिए आई थी और हमारी कंपनी और इसकी कंपनी कोलैबोरेट करने वाली है, तो अब मुझे नहीं पता था कि आप इसकी गर्लफ्रेंड हो और ये सब कुछ होगा, आई एम रियली सॉरी बोल के चली जाती है। ये देखकर अब यहाँ पर पूरा मामला संभल गया और यांग यांग की दोस्त थोड़ी-सी अपसेट थी क्योंकि अब वो तो यहाँ पर उसको एक्सपोज़ करने के इरादे से आई थी ना, मतलब शेनी की मदद करने के लिए। एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे माफ़ कर देती है, यांग यांग को बुरा लगता है और हमें दिखाया जाता है वो उसे घर छोड़ने आता है। तभी जैसे यांग यांग घर के अंदर जाती है उसके बाद वो लड़की उसे कॉल करती है। तभी जो वेन था वो थैंक यू बोलता है आज का सिचुएशन सँभलने में मदद करने के लिए। वो बोलती है मैं तुमसे टैक्स लूँगी उस बात का। अब हम देखते हैं अगले सीन जहाँ पर अंदर जो शेन है वो इस उम्मीद में था कि उसको उसकी असलियत पता चल चुकी है, तो अभी वो उसे गले लगाएगी। तो उससे पूछता है आर यू ओके? वो बोलती है हाँ। और तभी वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तुम अपनी लाइफ में पहली बार किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट की थी, वही तुम्हें धोखा दे गया। वो बोलती है किसकी बात कर रहे हो? तभी वो बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैंने सुना था कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़के के साथ क्लब में पकड़ा है। वो बोलती है नहीं एक्चुअली बात क्या है ना बोल के उससे सारा सच बता देती है। शेन समझ जाता है कि उसने सारा रायता फैला हुआ लपेट लिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो होती है वो सो रही होती है तो उसके सपने में शेन आता है। फेस तो सो नहीं होता लेकिन वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पे इतना ही भरोसा है ना तो एक होटल रूम में जाओ बोलकर वो उसे होटल रूम का नंबर देता है और यांग यांग उठ जाती है। उसके बाद यांग यांग इस सोच में थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो सोचती है मैं अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा ना करके ना इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहती। लेकिन वहाँ पर जो शेन है वो आता है और बोलता है कुछ इश्यू हुआ है। वो बोलती है एक्चुअली मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे जाना चाहिए या नहीं ये नहीं पता। ये बोलता है अपने दिल की तसल्ली के लिए चलो अगर आपको लग रहा है कुछ है। वो पूछता भी नहीं है क्या हुआ है, ऑब्वियस सी बात है शेन को पता था यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद वो उस होटल रूम के उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे जाने के लिए बोला था सपने में। तो सच में दरवाजे के अंदर से दोनों कुछ ज़्यादा ही आपत्तिजनक स्थिति में बाहर निकलते। अब यांग यांग का पूरा आँखों से पर्दा उठ गया। वो तो शॉक में वो उससे बोलने लगता है नहीं मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था। यांग यांग बहुत गुस्से में थी, इस बार बेवकूफ़ बनना नहीं चाहती थी इसलिए ब्रेकअप बोल के वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है तभी शेन बड़ा खुश था। शेन को खुश देखकर अब जब वो इंदौरी खुश होगा वो उससे बोलने लगता है कि ऐसा कुछ तूने किया है ना। वो बोलता है हाँ मैंने किया है क्योंकि मुझे तो ये चीज़ प्रूव करना था कि तू उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है और तू उसे चीट कर रहा है। वो बोलता है तू होता कौन है ये सब कुछ करने वाला, वो मुझसे माफ़ कर देगी। वो बोलता है अब तक माफ़ कर दी थी क्योंकि वो अपने आँखों से नहीं देखी थी लेकिन अब नहीं माफ़ करने वाली। तभी उसका गला पकड़ता है गुस्से की वजह से। जैसे ही वहाँ पर ये जो यांग यांग है उसे वापस लाने के लिए आती है तो वो उसे और ज़ोर से पकड़वाता है और उसके बाद यांग यांग जो होती है बहुत गुस्से में उसे तमाचा लगाती है और उससे लूज़र गुड फॉर नथिंग बोल के फॉर्मली ब्रेकअप करती है और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। इस बार बड़े मेहनत से हमारे बंदे ने दोनों का ब्रेकअप तो करवा ही लिया था। वो बहुत रोती है और वो बोलने लगती है कि क्या मैं इतनी ज़्यादा यूज़लेस हूँ कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए लॉयल नहीं हो सकता। तभी वो उससे बोलता है
इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक यूज़लेस लूज़र की वजह से तुम परेशान मत बनो। उसे बोलता है तुम आराम करो, मैं यहीं पर बैठूँगा बोलकर पूरी रात उसका देखभाल करता है। सपने में भी वो एक और बार शेन को देखती है लेकिन उसे दिखता नहीं है। सुबह को जब वो अपनी आँखें खोलती है उसके बाद वहाँ पर वो दिखता नहीं है और उसके बाद वो फ्रेश होकर नीचे आती है और टकराती है शेन से। शेन को टकराने के बाद फिर से उसे अजीब-सा एहसास हो रहा था, तो उसको बोलती है रुको। उसके बाद वो उसके बहुत क्लोज़ जाती है, मतलब स्मेल कर रही होती है और तभी वो बोलता है तुम्हें मेरे करीब आना है, कोई बात नहीं। और उसके बाद उसे बोलता है इधर आओ और वो अपने पूरे चेस्ट साइड के कपड़े को ओपन करता है और बोलता है आराम से स्मेल करो, स्मेल इट। वो ऐसे स्मेल कर रहा होता है। यांग समझ जाती है कि ये उसे परेशान कर रहा था। वो बोलते तुम मुझे छेड़ रहे थे, वो बोलता है। तो शुरुआत किसने की? एक पराये मर्द को इस तरह से तुम नज़दीक से देख रहे हो तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हो जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ करते हैं। वो बोलते पागल हो गई हो तुम, मेरे भाई हो, ऐसा बोलता है। ऐसे बोलती है उसके बाद उसे पीछे से आकर के बोलता है पर हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तुम जिस नज़र से वो इनको देखते हो मुझे क्यों नहीं देख सकती? मैं लॉयल हूँ, उससे तो बहुत बेटर हूँ। पैसा भी है मेरे पास, तो तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वो बोलता है। वो उसकी तरफ देखती है, पता नहीं कुछ तो होता है, इतना जान लो कि मैजिकल होता है कुछ, जिस बात की वज़ह से अब यांग जो है वो हिप्नोटाइज़ हो गई थी। उसके बाद वो दोनों एक-दूसरे को प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसी समय पर मॉम और डैड भी आते हैं। पापा बोलते हैं, "तुम दोनों रिश्ते में भाई-बहन हो, क्या कर रहे हो तुम दोनों?" तभी चेनी उठता है और वो यांग का हाथ पकड़ के बोलता है, "आप देख रहे हो डैड?" और तभी ज़ोर का तमाचा लगाते हैं डैड। और उसके बाद जो यांग होती है वो बोलती है, "डैड जो देख रहे हो वो सच है।" मतलब वो अपोज़ नहीं करती। डैड इतना अपसेट होते हैं, वो बोलते हैं, "तुम दोनों को ये सब कुछ करने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? मैं विलेन नहीं हूँ जो तुम दोनों को रोकूँगा, लेकिन अगर तुम दोनों को साथ में रहना है तो मुझसे दोबारा कभी मत मिलना यांग। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई पापा है। जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी।" वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से निकल लेते और उसके बाद जो यांग होती है वो सैड थी और तभी वहाँ पर सेन उसे बोलता है, "तुमने पापा के सामने कुछ नहीं बोला, मीन्स तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया ना?" और तभी वो उसे बोलते हैं, "मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या बोलना चाहिए?" वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्लब पे होती है, उसकी दोस्त उसे बोलती है, "तुम उसको लाइक करती हो, तो इसमें गलत क्या है? इट्स ओके, तुम दोनों ब्लड रिलेशन में नहीं हो।" लेकिन उसको अपने डैड की बातें याद आ रही होती है कि उसके डैड ने किस तरह से बोला था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में भाई-बहन हो। यांग बोलती है अपनी दोस्त को कि नहीं, वो और मैं एक नहीं हो सकते, मैं बेवकूफ़ थी। उसके बाद उसे वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है, उसे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा होता है। वो वहाँ पर किसी को मदद के लिए वहाँ बुलाने गई थी, तभी वहाँ पर आता है वेन और उसके बाद उसे वहाँ से बेहोश करके लेके चला जाता है। जब तक वहाँ पर उसकी दोस्त आती है तो वो तो वहाँ से उठ चुकी थी और हम जब देखते हैं यांग यांग जब अपनी आँखें खोलती है तो वो ओवेन के पास पाती है अपने आप को बंधा हुआ। पहले उसको इमोशनली फिर से मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है कि हाउ कैन यू डू दिस, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तभी जो यांग यांग होती है उससे चीटर बोलते स्कम्बैग बोल के बोलती है कि तुम्हारा मेरा कभी कुछ हो नहीं सकता। और उससे बोलने लगता है कि तुम अपने भाई की वजह से हो, तुम्हारा भाई है। वो बोलती है वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। तभी वो बोलता है मेरे साथ तुम 3 साल थी लेकिन तुमने कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं जो लड़का तुम्हारा भाई पड़ता है उसके लिए तुम ऐसा कुछ कर रही हो, उसके साथ गलत करने की ट्राई करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आता है सेन उसे बचाने के लिए मैजिक यूज़ करने ही वाला होता है। तभी वो उससे बोलता है अगर तुमने कुछ भी हरकतें की मैं इसको ज़िंदा जला दूँगा। और वो बोलता है मैं यांग को छोड़ दूँगा लेकिन तुम वो करो जो हम बोलेंगे। उसके बाद उसके आस-पास पेट्रोल छिड़का जाता है और उसके बाद आग लगाई जाती है। अब आप लोग समझो यहाँ का सिचुएशन इतना सीरियस है, जिसको लगा था ये चला जाएगा, नहीं कुछ हो पाया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, वो तो शॉक में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शिन बोलता है मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपना फ्लूट फिर से दोबारा बजाने लगता है, बहुत सारे स्नेक्स एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद वहाँ पर स्नेक्स आके सारा काम तमाम करते हैं और यांग यांग तो देखती रह जाती है। शिन जो होता है वो यांग यांग के पास आता है
और वो उसे देखकर शॉक में, वो उससे टच करने ही वाला था लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। वो बोलता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? वो उससे बोलती है, मुझे वैसे एक बात बोलना, क्या तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है कि तुम किसी के सपने में जाके उसके साथ कुछ भी कर सकती हो? वो हाँ बोलता है। उसके बाद बोलती है, तो तुम और वो इनमें क्या फ़र्क रहा? मुझे लगा था जो भी हम दोनों के बीच में है वो एक इमोशनल कनेक्शन है, एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो तो सब कुछ बना-बनाया था। मुझे समझ में नहीं आता, बार-बार मैं किसी के साथ ऐसे स्टूपिड कैसे बन जाती हूँ? कोई भी मुझे आके बेवकूफ़ बना सकता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ। वो बोलती है, नहीं तुम मेरे लिए सिंसियर नहीं हो, तुम बस मुझे पाना चाहते थे। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ही, प्लीज़ दोबारा मुझसे मत मिलना। बोल के वो वहाँ से बहुत ज़्यादा अपसेट होकर चली जाती है। रास्ते पे जा रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वहाँ पर एक लड़की मिलती है उसे, जो अपने आप को वो जो सेन है उसकी फियांसी बोलती है और काफ़ी अलग गेटअप में भी थी। पहले तो यांग यांग बिल्कुल भी उसकी बात को भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो बोलती है, मैं मियाओ विलेज से हूँ, मियाओ ग्रुप से। और वो बोलती है, 17 साल पहले शेन हमारी फैमिली से गायब हो गया था। हम एक ही ट्राइब को बिलोंग करते थे और तभी मैं उसकी फियांसी बन चुकी थी। हमारा रिश्ता तब से पक्का हो चुका था। अब यहाँ में दिखाया जाता है पैरेलली, जहाँ पर शेन है वो अपने घर पे होता है, अपने असली रूप पे होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसे बोलता है, बॉस आपने इतनी मेहनत की, लेकिन ये रियलिटी है ना, आपकी शादी तो किसी और के साथ फिक्स हो चुकी है आपके इरादे के हिसाब से, और वो लोग आपको कभी भी किसी और बाहर वाली लड़की के साथ शादी करने नहीं देंगे। वो बोलता है, उनका देना या ना देना वो मैटर नहीं करता, मैं 17 साल हो चुका है, मैं उस फैमिली से ऑलरेडी बाहर आ चुका हूँ और मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, और यांग यांग ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी यांग यांग उसे कॉल करती है। यांग यांग का कॉल देखकर वो बहुत खुश होता है और वो बोलता है, आई एम सो हैप्पी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वो बोलती है, मुझे बस एक बात बताना, क्या तुम सच में मियाँ विलेज को बिलोंग करते हो? वो बोलता है, हाँ। उसके बाद वो बोलती है, दोबारा कभी भी मुझे मत मिलना, आई हेट यू, कभी भी नहीं, फ़ोन को काट देती है। उसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है। 2-3 हफ्ते से वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर ही रहती है, वो उसे मिलने के लिए जाती नहीं है और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। और हमें दिखाया जाता है उसी समय पर वहाँ पर जो सेन है उसका असिस्टेंट आता है और उसे बोलता है, हाँ वो मियाँ विलेज को बिलोंग करता है और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसने सब कुछ आपके लिए छोड़ा था। वो मियाँ विलेज का इकलौता वारिस है जो वहाँ का किंग बनने के कैपेबल है। तो उसके लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि वो उस जगह को छोड़कर बाहर आए। जब आप और वो पहली बार अनाथ आश्रम में मिले थे तो वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे उस दुनिया से बाहर निकलना था। 17 साल उसने बाहर गुजार के सब कुछ किया हुआ है। और अभी क्योंकि वो उस विलेज को बिलोंग करता है तो उसे ब्लैक मैजिक सब कुछ आता है, लेकिन वो सिर्फ आपसे प्यार करता है बोलकर वो उसे अनाथ आश्रम वाली स्टोरी सब कुछ बता देता है। एटलीस्ट यांग यांग खुश थी कि उसके साथ वो चीट नहीं कर रहा था, वो उससे पहले से ही पसंद करता था। वो पूछती है, वो अभी कहाँ है? वो बोलता है वो अपनी फियांसी से शादी करने के लिए गया है, जो उसके विलेज का रूल है। उसके बाद पैरेलल दिखाया जाता है, जो ये सेन है उसके दादाजी वहाँ पर ये बोल के बुलाए थे कि बर्थडे है, लेकिन वहाँ पर मैरिज रिचुअल चलवाने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है शेन मना करता है। दादाजी बोलते हैं कि हमारे ये जो भी रिवाज है वो है और तुम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनके यहाँ पर रिश्ता पहले ही जोड़ा जाता था जब बच्चे पैदा होते थे, लेकिन वो मना करने लगता है। तभी वहाँ पर यांग यांग आती है। यांग यांग को देखकर वो ये सोचता है कि ये यहाँ पर आई है इसलिए नहीं क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो उसे हेट करती है। यांग यांग बोलती है, आई लव यू, आई लाइक यू, ऐसे वो बहुत ज़ोर से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद तो अब शिन को क्या ही चाहिए ना, वो जाने लगता है उसकी तरफ। दादाजी बोलते हैं, तुम हमारे कबीले से बाहर कभी कुछ कर नहीं सकती, तुम्हारी दुल्हन ये है। तो वो बोलता है, दादाजी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी किस्मत में सिर्फ यही है यांग यांग। वो उसे रोकने की ट्राई करते हैं तो शिन जो होता है, बिकॉज उसके पास बहुत पावर थे, वो वहाँ पर अपना जो एनाकोंडा वाला स्नेक है, पाइथन वाला स्नेक, उसकी मदद लेता है, दादाजी को रोक लेता है और उसके बाद जो यांग यांग है उससे प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं और ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर जो सेन और यांग यांग होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं। यांग यांग को शेन अपने पास खींचता है। वो बोलती है, क्या कर रही हो?
फ्लर्टी वे में बोलता है, वही जो मैं सपने में क्या करता था तुम्हारे साथ। दोनों का बड़ा प्यारा मोमेंट दिखाया जाता है। सो अब डायरेक्ट 9 मंथ के बाद, जहाँ पर जो यांग यांग है वो प्रेग्नेंट थी, वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे कितने बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। एक बार ये बच्चा बाहर आया ना, उसके बाद क्लब जाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, ढेर सारे लड़कों के साथ मस्ती करूंगी। शिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुमने जो मुझे किया है उसका बदला तो मैं लेती रहूंगी। तब शिन बोलता है अच्छा। वो वहाँ पर कमरे के अंदर आता है, वो बोलता है मेरी बीवी होने के बाद मेरे गैर में जबकि मैं तुम इतने सारे प्लान कर रही हो, किसी और पराये मर्द को देखने के बारे में भी, सोचने के बारे में भी, हाउ कैन यू। और उसके बाद वो उसके बहुत क्लोज जाने वाला था, लेकिन यांग यांग जो होती है वो अचानक से अजीब सा महसूस करती है। वो बोलते मुझे लगता है बेबी होने वाला है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने की लगता है। आई लाइक दिस ड्रामा सो मच। ड्रामा इतना ही था। तो एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म। कैसा लगा गाइज, मुझे ज़रूर बताना। मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। तो मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ ऐसे ही और मज़ेदार ड्रामे के साथ। बहुत